नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एस के झा सर की बुक की केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, परमाणु संरचना और उनके सिद्धांत के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, थ्योरी सेक्शन। इसके बाद हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर इसका एमसीक्यू, पहले चैप्टर का एमसीक्यू आ चुका है और इस पर फिजिक्स का भी क्लास लगातार चल रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एटम की, अर्थात परमाणु की। अब परमाणु कहते किसको हैं? तत्व, ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। यहां बिल्कुल ही साफ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा एमसीक्यू के रूप में। आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परमाणु अस्थायी होते हैं और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। याद रखिएगा, तत्व की जो सूक्ष्मतम कण होती है उसे परमाणु कहते हैं। तत्व की जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगी उसको परमाणु कहेंगे। और परमाणु अस्थायी होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? परमाणु। और कैसी होती है? अस्थायी होता है। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था। अब परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था। परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिए। ये वैज्ञानिक सिद्धांत की बात की जाए तो दो वैज्ञानिक ने दिए थे, डाल्टन और रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर शब्द की बात की जाए, परमाणु शब्द का पहले परिचय कौन दिया? तो डेमोक्रिटस ने दिया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, अब पहले अनुसार पढ़ेंगे। परमाणु, डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत क्या है वो जानेंगे। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। और भिन्न भिन्न जो तत्व होते हैं उनका रासायनिक गुण भी क्या होता है? रासायनिक द्रव्यमान, रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु अदृश्य कण है। परमाणु जो है अदृश्य कण है, जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, डाल्टन के अनुसार। अब आगे देखिए, डाल्टन का सिद्धांत था कि मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित होते हैं। मुख्यतः जो होते हैं रासायनिक जो होते हैं संयोजन क्रिया पर आधारित होता है, एवं द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित होता है। संयोजन पर आधारित होता है, रासायनिक संयोजन पर आधारित होता है, एवं द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। अब बात करें रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिकीय सिद्धांत क्या थी? इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है, जबकि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य थे, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वहीं अगर रदरफोर्ड की बात की जाए तो ये इनका मानना था कि परमाणु विभाज्य है, परमाणु का विभाजन हो सकता है, जिसमें एक नाभिक होता है। परमाणु में नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनका मानना था, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसे एक साथ न्यूक्लियन कहते हैं। और परमाणु के एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने को इसे एक साथ न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है
उसको क्या कहते हैं हम लोग? कक्षा कहते हैं। ये किनके अनुसार है? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु विभाज होता है, जिसका विभाजन हो सकता है, और उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उन्हें एक साथ होने की घटना को न्यूक्लियन कहा था। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस पथ को कक्षा कहते हैं। जैसे देखिए यहां दे दिया गया है नाभिक, ठीक है, यहां अल्फा कण है, पथ से विचलन रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कण को आघात कराया, जिसे निम्नलिखित जानकारियां मिली। ठीक है, ये देखिए सोने की पत्ता है जिस पर कि आघात कराया अल्फा कण से, जिसमें कि अलग अलग प्रकार की निम्नलिखित जानकारियां मिली। कुछ अल्फा किरणें सोने के पतले पत्थर को सीधे पार कर गई। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर खाली स्थान होता है। और कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में अपनी दिशा में विचलित हो गए। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में धनावेश वाला कण है। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि इसमें उपस्थित धन आवेशित वस्तु आयतन अत्यंत अल्प होता है। क्या होता है? कम होता है। एक अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपने ही दिशा में मुड़ गया। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण होता है। कहाँ होता है? परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु मध्यवर्ती वाले भाग का नाम नाभिक रखा। क्या नाम रखा? नाभिक। अब है कुछ तत्व या यौगिक और उनके परमाणु संख्या व्यक्त किया गया है, जो आप लोग देख लीजिए। Fe है, Ca है, कैल्शियम है, देख लीजिए, H2SO4 है, 7 है, 2 है, 1 है। अब देखिए यहां पर रदरफोर्ड के अनुसार कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। परमाणु जो है रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज करने का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिसे एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर, ठीक है, यहां नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? 10 के पावर -15 मीटर होती है। 1 फर्मी या फेमेटो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इक्वल टू 1 फर्मी या फेमेटोमीटर। परमाणु की त्रिज्या बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर है। वहीं अगर परमाणु की त्रिज्या की बात की जाए तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, जिसे 1 एंगस्ट्रोम कहा जाता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एक साथ होने को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। देखिए ये 1 एंगस्ट्रोम बराबर होगा 10 के पावर -10 मीटर। वही 1 फर्मी मीटर, ठीक है, बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर फेमेटो या फर्मी मीटर। अंतर 10 के पावर 5 मीटर। किसी परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का अंतर 10 के पावर -5 मीटर है। किसी परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जब कहाँ होगा? उसके केंद्र में होगा। परमाणु की ऊर्जा हमेशा क्या होती है? नियत होती है। आप लोग चैनल लाइक और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लग रही है सीरीज, और लाइक और कमेंट करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं।
अब मौलिक कण किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एनटीपीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है कि इनमें से मौलिक कण कौन कौन है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, ये क्या है? एक मौलिक कण है, ठीक है, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी वो हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होती है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे हम लोग, खोजकर्ता, ठीक है, उनके आवेश कूलम, ठीक है। अब है मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जो जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा इस पर, और इसका एक कूलम बराबर होगा 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। याद रखिएगा क्या है? -19 माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन कूलम बराबर, और इसका चिन्ह क्या होगा? निगेटिव होगा। सापेक्ष आवेश क्या होगा? निगेटिव होगा। और द्रव्यमान किलोग्राम में अगर बात की जाए, अगर द्रव्यमान किलोग्राम में, तो 9.109 इंटू 10⁻31 होगा। और लगभग द्रव्यमान किसके बराबर होगा? शून्य के। और इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अब प्रोटॉन की बात की जाए, प्रोटॉन जो होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? ऋण आवेशित। और ये क्या होगा? धन आवेशित। और ये आवेशहीन वाला होगा। अब इसका होता है एक कूलम बराबर 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 मीटर, और इसका आवेश होगा +1। और इसका अगर द्रव्यमान केजी में देखा जाए तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा, और इसका लगभग द्रव्यमान 1 होगा। और इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, वहीं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए जो कि उदासीन है, इसका कूलम 0 होता है और आवेश इस पर भी 0 होगा। लेकिन द्रव्यमान केजी की बात की जाए तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27, और इसका लगभग द्रव्यमान 1 होता है। और इसकी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक साहब ने की थी। आप लोग ये तीनों याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। और इसका ये कूलम, ये दोनों इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन वाला है, और जबकि इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, और प्रोटॉन धनावेशित, और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो आवेशहीन है। चलिए अब आगे इसमें नोट देके दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहा जाता है। प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जाता है, और प्रोटॉन को एनोड किरण कहा जाएगा, वहीं इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में। उसका आवेश का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो एक होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन में अगर तीनों में बात किया जाए सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का मौलिक कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो होता है सबसे भारी मौलिक कण है, वहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का की बात की जाए तो सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। प्रोटॉन अस्थायी कण है। याद रखिएगा, प्रोटॉन जो होता है अस्थायी कण है, जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वो अस्थायी कण है। प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो वो क्या है? एक अस्थायी कण है, जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वो अस्थायी कण है। अब भेदन क्षमता की बात की जाए, किसकी सबसे ज्यादा होगी? भेदन क्षमता की बात की जाए, यानी पेनिट्रेटिंग पावर की बात की जाए,
तो सबसे ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन की, फिर पॉजिट्रॉन की, फिर इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की सबसे कम और न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी? न्यूट्रॉन की। याद रखिएगा। परमाणु द्रव्यमान एएमयू में, परमाणु द्रव्यमान एएमयू अब देखते हैं। कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान में 12वें भाग को एएमयू कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के जो समस्थानिक होता है, कार्बन के द्रव्यमान के 12वें भाग को एएमयू कहा जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। एक एएमयू इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आप लोग बहुत याद रखिएगा। एक एएमयू इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान C12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान, किसी भी तत्व का द्रव्यमान C12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जा सकता है। अब न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है? N होता है। ठीक है, खोजकर्ता कौन है न्यूट्रॉनों के? न्यूट्रॉनो है, न्यूट्रॉन नहीं। इसके खोज करता है पॉली। कौन है? पॉली। यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। और न्यूट्रॉनो कैसा कण है? आवेशहीन है तथा द्रव्यमानहीन कण है। ठीक है, नोट, बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने के नाम पर रखा गया है। बोसोन नामक मौलिक कण का नाम जो है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। बोसोन की खोज युकावा ने की थी। वो मेसोन का खोज किसने की थी? युकावा ने की थी। अब पॉजिट्रॉन की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? पॉजिट्रॉन की बात करेंगे। संकेत होगा, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। खोजकर्ता एंडरसन है। इसे इलेक्ट्रॉन की प्रतिकण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? पॉजिट्रॉन का प्रतिकण कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि पॉजिट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा। निरपेक्ष द्रव्यमान की अगर बात की जाए 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। और निरपेक्ष आवेश की बात की जाए तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ये निरपेक्ष आवेश है। और जबकि द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान की बात की जाए तो 9.1 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम होता है। ठीक है, अब भेदन क्षमता। एंटी पार्टिकल जब एक दूसरे को गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे को विनाश कर देते हैं। जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं। अब ऑर्बिट पढ़ेंगे। कक्षा या सेल, कक्षा या सेल। नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ के कक्षा यानी ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को कक्ष या ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। कक्षा की संख्या, ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी? 7 होती है। कक्षा को KLMNOPQ आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को K कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नजदीक वाली कक्षा को K कहा जाता है। देख लीजिए, चित्र में दिखाया गया है। अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा बढ़ती है। याद रखिएगा, अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। नाभिक के अंदर देखिए क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। नाभिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रॉन बढ़ता जाता है। अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा की वृद्धि होगी। जबकि बाहर से अंदर जाने पर ऊर्जा की क्या होगी? कमी आएगी। ऊर्जा का क्रम देख लीजिए। ऊर्जा का क्रम सबसे ज़्यादा देख लीजिए। अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा का क्रम क्या होगा? वृद्धि होगी। देख लीजिए, के सबसे अंदर होगा। बोर्ड ब्यूरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या
2n2, जहां n कक्षा की संख्या होगी। क्या होगी? n जो होगा वो कक्षा की संख्या होगा। अब कक्षा की संख्या का नाम देख लीजिए। n बराबर, n कक्षा की संख्या है, नंबर ऑफ कक्षा है, तो k 1 2 3 4 5 6 जैसा चित्र में दिखाया गया हो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 2 1, ये सब पर n आवेश अगर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 7 के पावर 2 यानी 98। ये देख लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो तो उसकी ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन है निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा ग्रहण करेगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा आना चाहता है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा? त्याग करेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब इसमें से थोड़ा सा बचा हुआ है जो हम लोग बाकी अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।